हेलो फ्रेंड्स, ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना था, आज के एपिसोड में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद के प्रकार कौन कौन से हैं और सर्वनाम के शुद्ध प्रयोग संबंधी नियमों को जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वनाम का। देखिए, सर्वनाम क्या है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या सीधा सीधा जाने इसको कि यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे मैं, हम, तुम, वह, इस तरह से जो भी हैं। तो ये हो गए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम जानते हैं सर्वनाम के प्रकार के बारे में या भेद के बारे में। तो सर्वनाम के भेद, अब देखिए, कुल जो हमारा जो सर्वनाम होता है वो इसके कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। अब इसको हम एक एक करके जानेंगे कौन कौन से भेद हैं और उनका पहचान क्या है। जो हमारा पहला है सर्वनाम, जो हमारा पहला सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और जो छठवां है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्वनाम के भेद। यानी कुल हमारे सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके इन सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाए, जैसा कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे किया जाता है वो होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसमें व्यक्तिवाचक में आपके स्त्री पुरुष जो भी हैं सब आ जाते हैं। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। मान लीजिए, ये पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं हम उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष। और जो तीसरा होता है वो होता है अन्य पुरुष।
अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये 3 भेद और हो जाते हैं। अब हम इन पे जानते हैं कि इन भेद में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष ये हम कह सकते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है। जो बोलने वाला होता है व्यक्ति वो अपने लिए जिस शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे मैं, हम, ठीक है, हमारा, ये वाले जो शब्द होते हैं ये उत्तम पुरुष हैं। तो देखिए हैं तो सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के ही हैं ये, लेकिन उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो जो पहला हमारा उत्तम पुरुष होता है उसमें आता है जैसे मैं, हम, हमारा। अर्थात इसको हम सरल शब्दों में समझे तो उत्तम पुरुष में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो कर्ता होता है, वो अपने लिए प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद जो मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में जो बोलने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए बोलता है, यानी सुनने वाले के लिए। इसमें कह सकते हैं हम कि बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए। और इसमें क्या होता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे अब उसको देखते हैं। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये शब्द कैसे हो गए? ये शब्द हमारे हो गए मध्यम पुरुष के अंतर्गत आने वाले। अब अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत जो हमारा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो अन्य लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो जो हमारे होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। तो अन्य पुरुष में कौन कौन सा होगा? जैसे वे, वह, उसका, उसकी, ठीक है, ऐसे जो शब्द हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लिया। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांट के हमने पढ़ लिया। प्रथम, इसको उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, जिसमें बोलने वाला स्वयं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जैसे मैं, हम, हमारा। उसके बाद मध्यम पुरुष आता है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें। फिर अन्य पुरुष आता है, वो वाक्य में अन्य के लिए जो संबोधन करेगा, ऐसे शब्द जैसे वे, वह, उसका, उसकी, ठीक है। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम आगे जानते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लें, बाकी हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम जानते हैं जिससे निजता का बोध हो, ठीक है। जिस शब्दों से जिन निजवाचक सर्वनाम, ये कह सकते हैं निर्वाचक सर्वनाम का जो रूप है वो आप है, ठीक। आप देखते हैं निजवाचक सर्वनाम निजता का बोध करा रहा है, जैसे उसके बारे में अब हम यहाँ जानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या? निजता का बोध कराता है। निज यानी निजता, इसका जो मुख्य रूप है वो है आप। इसमें आप शब्द का रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, मैं अपने आप ही आया, मैं अपने आप ही आया। देखिए ये जो आप शब्द है, ठीक है, ये निजता का सूचक है, ठीक। तो इसमें ही लगा के स्वयं का भी बोध इसमें होता है। तो ये कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो निजता का बोध करा रहे हैं, व्यक्तिगत, ठीक है। तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो जिस सर्वनाम से वक्ता से के दूर या पास होने का अनुमान लगाया जाए, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है।
ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम के वक्ता के पास, यानी वक्ता के पास या तो दूर होगा या तो पास होगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी इसको हम कह सकते हैं दूरवर्ती और निकटवर्ती। यानी जिन शब्दों से इसके दूर जो करता है, जो संज्ञा है, उससे दूरवर्ती का बोध हो या निकटवर्ती का बोध हो, तो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब निकटवर्ती में क्या होता है? निकटवर्ती में देखें तो यह, ए, ऐसे शब्द जो आते हैं वो निकटवर्ती सर्वनाम होते हैं। और दूरवर्ती वह और वे। यानी ये जो है, ये जो सर्वनाम शब्द हैं, ये इसमें संज्ञा के साथ निजता दिखाते हैं, निजता को प्रकट करते हैं। तो निजता नहीं, निश्चय को प्रकट करते हैं। अब वो निश्चय कैसा है कि वो दूरवर्ती है या निकटवर्ती है। तो इस तरह के शब्द जैसे वह, यह, ये, वे, ये सब हमारे आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब हम आगे जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो तरह का इसमें भी होता है, इसको जानते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसकी संख्या क्या है? नाम से ही स्पष्ट अनिश्चय, निश्चित नहीं है। यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा के साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी संबंध बनाए हैं, और वो उसमें से कोई कहते हैं कि एक ऐसा कहें कि तो जिससे सर्वनाम से कोई निश्चितता का बोध ना हो। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चितता का बोध ना हो, वो अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें दो ही होते हैं, या तो कोई या तो कुछ। अब कुछ जो होता है वो प्राणी के लिए यूज होता है, और कुछ जो होता है वो वस्तु के लिए प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो ही होते हैं, या तो कोई या तो कुछ। समझ में आ गया? निश्चय और अनिश्चय में यही अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? यानी वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के साथ संबंध को प्रदर्शित करते हैं, दूरस्थ या निकट का। यानी या तो वो दूर होते हैं या तो पास होते हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो संज्ञा के बारे में कुछ स्पष्ट ना बता पाएँ, सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग हो रहे हैं वो कुछ स्पष्ट ना बता पाएँ, जैसे कोई गया या हमको कुछ नहीं मिला। तो ये क्या चीज़ें? ये अनिश्चित चीज़ें हैं, अनिश्चय है वही। तो इसमें दो ही शब्द होते हैं, एक कोई और एक कुछ। कोई प्राणी के लिए प्रयोग होता है और कुछ वस्तु के लिए होता है, यानी वस्तुबोधक और प्राणीबोधक। अब जो हमारा अगला जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में जानते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में दूसरे शब्दों से संबंध हो। ठीक है, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों से भी संबंध अपना प्रदर्शित करे, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल को जानते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे एक सेंटेंस के रूप में देखते हैं, जैसे वह कौन था जो चला गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो बोएगा वो काटेगा। देखिए ऐसा क्या है, ये ऐसा शब्द, इसमें ऐसे शब्द हैं ये दोनों कि ये सर्वनाम, ये जो सर्वनाम शब्द है ये वाक्य के दूसरे अन्य शब्दों से भी अपना संबंध बता रहे हैं। यानी कौन? वह, जो, या जो और वो, ये जो शब्द हो गए हमारे, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी जो ऐसे शब्द जो वाक्य को प्रश्न बना देते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो वाक्य को प्रश्न के रूप में परिवर्तित कर दें, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप से देखें, कौन गया,
कहाँ गया, क्या था, ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं कौन, कहाँ, क्या, ये क्या है, एक तरह से ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये हम लोगों ने प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेदों के बारे में जान लिया। अब हम आगे जानेंगे कि सर्वनाम के प्रयोग के नियम कौन कौन से हैं। जिस तरह से हमने संज्ञा में पढ़ा था कि कौन कौन से मुख्य नियम, जिन बातों का हमको ध्यान रखना है, उसी तरह से हम सर्वनाम में भी जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सर्वनाम के प्रयोग के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हम जानते हैं। पहला जो नियम है वो है सर्वनाम विकारी शब्द है, इसमें वचन और कारक की दृष्टि से रूपांतरण होता है। अर्थात सर्वनाम क्या होते हैं, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे वचन में देख लेते हैं एग्जाम्पल, वह एक वचन में प्रयोग होता है तो वह। अब इसी का जैसे ही बहुवचन बना तो वो क्या बन गया, वे। यानी इसका क्या हो गया, ये परिवर्तन हो गया। वह जो सर्वनाम था अब वो वे का रूप धारण कर लिया, अर्थात ये विकारी शब्द है। ठीक, अगले नियम को जानते हैं। सर्वनाम में लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता। ठीक, अब ये तो वचन और कारक की दृष्टि से रूपांतरण हो गया। अब वही सर्वनाम को अगर हम देखें, एग्जाम्पल से कहें वह खाता है, तो वह खाता है, इसमें वह किसको संबोधित कर रहा है, पुल्लिंग को, पुल्लिंग को बता रहा है। जब इसको हम लिंग भेद में कारण करेंगे, मतलब अब ये पुल्लिंग था, अब उसको स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करें, वह खाती है, स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन हमारा जो सर्वनाम शब्द था वह परिवर्तित नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि लिंग भेद के कारण इसका जो सर्वनाम का रूपांतरण है वह बदलता नहीं है। लिंग के कारण रूपांतरण बदल, हाँ क्या बदलता है, वो क्रिया बताती है। ये क्रिया बताती है हमारा कि ये क्या है। अब हम सीधे इसको स्पष्ट शब्दों में यही कहें कि सर्वनाम में लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता है, यानी वह पुरुष के लिए भी प्रयोग हो रहा है, वह स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग हो रहा है। अगला जो नियम है कि सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक इसमें नहीं होता। यानी 8 कारक में से केवल 7 ही कारक होते हैं, संबोधन नहीं होता है। और कारक की विभक्ति लगाने से सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है। यानी आप जो भी कर्ता, करण, संप्रदान, जो हम कारक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या कह रहा है ये कि कारक की विभक्तियाँ लगाने से सर्वनाम में रूपांतर होता है। अब जैसे हमारा सर्वनाम था मैं, अब ये क्या हो गया, परिवर्तित हो जाता है। आवश्यकता अनुसार, कारक की विभक्ति के अनुसार वो परिवर्तित हो गया। तो क्या बन गया, मुझे, मुझको, मेरा, मुझसे, इन शब्दों के रूप में वो परिवर्तित हो गया। तुम था तो तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, इस तरह से वह। अब देखिए ये वह क्या है, वो दोनों तरह से, उसका, उसकी, उसे, उसने, उसको, इस रूप में ये परिवर्तित हो गया। फिर हम, हमारा, हमारे, हमें। तो ये है कि कारक की विभक्ति लगाने से इस सर्वनाम शब्दों का रूपांतरण हो गया। अब अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जब सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आ जाए तब उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी वह सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बताए तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, मैं यह किताब चाहता हूँ। अब किताब क्या है हमारा, ये संज्ञा शब्द है, लेकिन ठीक उससे पहले ये जो शब्द आ गया हमारा यह, तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा बन गया सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह से दूसरे वाक्य में देखें, कौन लड़का तुमसे बात करेगा। तो इसमें क्या, लड़का तो हमारा संज्ञा था, अब उसके ठीक पहले कौन आ गया, ये वाला सर्वनाम आ गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो यानी अगर संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ये रहे संज्ञा के प्रयोग के कुछ सर्वनाम के प्रयोग के कुछ नियम। अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब आपको इनको दिमाग में इन चीज़ों को रखना है ताकि हम इसका शुद्ध प्रयोग कर सकें, व्याकरण में हम इसका शुद्ध प्रयोग कर सकें, और जो भी इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका हम आंसर दे सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम विशेषण को जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।